हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेडीएस एकेडमी पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का मेंस प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं और जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज ये तीसरा चैप्टर है इंटीरियर ऑफ अर्थ। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं और प्रत्येक टॉपिक से प्रयास किया जा रहा है कि जितना प्रश्न बन सके जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और पढ़ने का अप्रोच क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसलिए है क्योंकि जो सब्जेक्टिव जो आंसर लिखने का है प्रैक्टिस या लिखने की जो स्ट्रेटजी होती है क्या स्ट्रक्चर होगा, यूट्यूब पे काफ़ी कम वीडियो हैं इस संबंध में चीज़ों को लेकर। तो एनसीईआरटी का बैच यहाँ पे इसलिए स्टार्ट किया कि टॉपिक वाइज जिससे आपको जो है लिखने का थोड़ा सा तरीका पता चले, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कैसे हम वैल्यू एडिशन करें, कैसे चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है जिससे हमारा जो आंसर हो अधिक एथेंटिक और अट्रैक्टिव हो। तो इसमें आज चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी देखिए इसलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि यह कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम में अब मेंस हो चुका है। चाहे टीचिंग में जैसे आपका जीआईसी है, जीडीसी है, एनबीएस है, केबीएस है, एलटी ग्रेड है, तो वहाँ पे मेंस एग्ज़ाम हो गया है। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज में पहले से ही मेंस लिखित होता ही है। तो सभी एग्ज़ाम और साथ ही साथ जो 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं जो बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी लिखना होता है एग्ज़ाम में, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है ये जो टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि प्रश्न, क्योंकि एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, कैसे हमको लिखना है, शुरुआत कहाँ से करें। क्योंकि अभी यही चैप्टर जो 3rd है हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसको हम लोग पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। और अगर जो पीछे प्रश्न कुछ दिए भी हैं तो समझ नहीं आता लिखा जाए कैसे, क्या इंट्रो लिखें हम, क्या मेन बॉडी में लिखें, कंक्लूजन में क्या लिखें। तो उन्हीं सभी को जो है यहाँ पे किया गया जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। और यहाँ पे हम लोग डेटा डायग्राम, कुछ मैपिंग जो भी हो सकेगा अपनी तरफ से हम प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ और आप वैल्यू एडिशन कुछ करना चाहेंगे तो आपको अपनी तरफ से करेंगे तो और काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने प्रश्न होंगे हमारे। जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को कौन कौन स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। फिर दूसरा हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या कितनी परतों में डिवाइड है। फिर तीसरा प्रश्न हमारा है भूकंपी तरंगों के प्रकार और उनकी विशेषताओं को बताइए, क्योंकि भूकंपी तरंगों के माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर चौथा प्रश्न है हमारा भूकंप क्या है और इसके कारणों की व्याख्या कीजिए, क्योंकि इसमें भूकंप की भी चर्चा की गई इस चैप्टर में। तो भूकंप क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है कि भूकंप के प्रभाव क्या होता है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव होंगे। फिर ज्वालामुखी भी इसी चैप्टर में दिया गया है, तो ज्वालामुखी क्या होता है इसके प्रकार देखेंगे हम लोग। फिर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या है और इनके प्रभाव को हम लोग देखेंगे। फिर ज्वालामुखी से बनने वाले जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर प्लेट टेक्टोनिक से कैसे ज्वालामुखी और भूकंप का क्या संबंध है उसको देखेंगे। और जो 10वां प्रश्न है हमारा ज्वालामुखी के लाभ और हानियों, उसको हम लोग विश्लेषण करेंगे, क्या इनके लाभ हैं, क्या इनकी हानियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है पूरा होलिस्टिक कवर होगा हमारा। इसमें कोई भी ऐसा प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि जो बच रहा होगा, ये पूरा कवर कर लिया गया है पूरे चैप्टर से। इतना बेहतरीन शायद आपको एनसीईआरटी में भी ना मिले पढ़ने पे। ठीक है, तो इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। और टीडीएस एकेडमी का ये जो आपका वो चल रहा है सीरीज, अगर ये इनिशिएटिव आपको बेहतर लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है। तो सबसे पहले इंट्रो में क्या शुरुआत करेंगे हम कि पृथ्वी के आंतरिक भाग मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से सुलभ नहीं है। पृथ्वी की गहराई लगभग 6371 किलोमीटर है, जबकि मानव द्वारा की गई ड्रिलिंग केवल कुछ किलोमीटर तक ही पाई जाती है। इसलिए मानव वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना और संगठन को समझने के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव के लिए जो आंतरिक भाग है वो प्रत्यक्ष रूप से देखना सुलभ नहीं है, क्योंकि जो पृथ्वी की गहराई है 6371 किलोमीटर है। तो मानव द्वारा जो भी जैसे ड्रिलिंग की जाती है, खनन किए जाते हैं, कुछ किलोमीटर तक ही होता है। तो इसलिए वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना संगठन को समझने के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष स्रोतों के उपयोग करते हैं आंतरिक संरचना को जानने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत क्या है हमारे मेन बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है जानने वाले क्या स्रोत हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि और फिर यहाँ पे हेडिंग एक जो है, फिर उसमें प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, फिर अप्रत्यक्ष स्रोत जो है इस तरह। इससे क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा जो हमारा आंसर होगा। तो प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले आता है खनन। खदानों के माध्यम से पृथ्वी कुछ किलोमीटर गहराई तक चट्टानों खनिजों का अध्ययन किया जाता है। गहरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से, ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ड्रिलिंग जो प्रोजेक्ट हुआ, खनन हुआ, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत जो हमसे दिखता है कि आंतरिक संरचना के विषय हम देख सकते हैं। ठीक है अब अप्रत्यक्ष स्रोतों की बात करते हैं, जैसे जो भूकंप है हमारा, भूकंपी तरंगे, उनके माध्यम से हम देखते हैं, जैसे पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स होता है। तो उसके माध्यम से, क्योंकि पूरी पृथ्वी में आंतरिक भाग और बाह्य पूरा ट्रेवल करती हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं, है ना। तो उत्पन्न होने तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विभिन्न भागों में गुरुत्वीय परिवर्तन देखा जाता है ना। तो यह घनत्व और संरचना का भी संकेत देता है। चुंबकीय गुण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। ठीक है, ये सब जो है। फिर उल्कापिंड का अध्ययन, उल्कापिंडों की संरचना पृथ्वी के आंतरिक पदार्थों से मिलती जुलती है, जिससे पृथ्वी की आंतरिक विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत हैं हमारे, इससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर कंक्लूजन में हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के संयुक्त अध्ययन से वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों ने इस ज्ञान को अधिक सटीक और विस्तृत बनाया है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लिखेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोतों में। ठीक है, इसमें कुछ विशेष डायग्राम अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोतों में जैसे भूकंपी तरंगों के विषय में आप बना सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो तरंगें, जैसे पी वेव्स के लिए जो है ना, लॉन्गिट्यूडनल होता है, और ये जो है आपका, तो इससे जो है कुछ एक आध दो फिगर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगला देखिए प्रश्न जो हमारा है, इसमें फिगर बनेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए, अगर आप कोई भी आंसर करते हैं तो प्रयास करिए कुछ डेटा, डायग्राम, कुछ मैपिंग का प्रयोग कर दीजिए, जिससे आपका जो है आंसर थोड़ा लगे कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कुछ दिमाग लगा रहा है चीज़ों को प्रेजेंट करने का, कुछ अलग कर रहा है। क्योंकि किताबें में जो लिखी है सब लिखेंगे, तो अलग तरीके से कुछ आप प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा वैल्यूडेशन हो जाता है। ठीक है, तो इससे जो टीचर है उसको और बेहतर समझ में आता है कि बच्चे ने कुछ प्रयास किया अलग से अपना। ठीक है, कि बाकी किताबों के सब बच्चे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रत्यक्ष अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने भूकंपी तरंगों और भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इसकी संरचना को समझा। सामान्यतः पृथ्वी को 3 मुख्य परतों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इंट्रो की शुरुआत करेंगे। फिर वर्तमान में जो वैज्ञानिक या भूगर्भवेत्ता है, उन्होंने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारा क्रस्ट है जो ऊपरी परत है। ठीक है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रस्ट। ठीक है, फिर हो जाएगा ये मेंटल। ठीक है, तो इस तरह एक फिगर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसी को जो है स्वेस ने जो है इसको सियाल कहा था, क्रस्ट को। ठीक है, इसको सियाल कहा था, नहीं इसको क्या नाम है, सियाल क्रस्ट को कहा था। ठीक है, ए वाला पार्ट को सियाल कहा था, सियाल इसको कहा था, और मेंटल को जो है सीमा कहा था। ठीक है, और कोर को जो है निफे कहा था। ठीक है, तो इस तरह जो है इन्होंने स्वेस ने डिवीजन किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्ट के विषय में। क्रस्ट क्या है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत होती है। इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। और जो क्रस्ट होता है उसके 2 होते हैं, एक महाद्वीपीय क्रस्ट होता है। ठीक है, तो महाद्वीपीय क्रस्ट होगा, महाद्वीपीय जो क्रस्ट होगा, और एक महासागरीय क्रस्ट होगा। ठीक है, महासागरीय क्रस्ट। ठीक है, तो महाद्वीपीय जो होगा वह उसकी जो मोटाई होती है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि जो महासागरीय होती है उसको 5 किलोमीटर, और जो महाद्वीपीय होता है वो 30 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो महाद्वीपीय जो प्लेट होते हैं थोड़ा उनकी जो है मोटाई अधिक होती है, जबकि महासागरीय प्लेटों की मोटाई कम होती है। ठीक है, तो ये जो है क्रस्ट को महाद्वीपीय और महासागरीय क्रस्ट में हम लोग देखते हैं।
और महासागरों के नीचे पतले और महाद्वीपों के नीचे जो है इनकी मोटी परतें हमने देखा। सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल इसे कहा जाता है, सुयस ने इसे सियाल नाम दिया था। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता अधिक होती है, इसलिए इसको सियाल नाम दिया गया। महासागरीय भागों में सीमा की प्रधानता देखी जा सकती है, ठीक है। और इसमें हम फिगर बनाएंगे जो है ना, जो इसमें डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह हम फिगर एक तो दूसरा ए वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। और दूसरा फिगर इसमें बना देंगे कि ए हो जाएगा हमारा क्रस्ट, ठीक है। ए हमारा मेंटल हो जाएगा, ए हमारा कोर हो जाएगा, ठीक है। या मोहो हो जाएगा, या गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है, गुटेनबर्ग हो जाएगा। और यह हो जाएगा लेहमान, ठीक है, लेहमान हो जाएगा। और यहाँ पे ए रेप्टी हो जाएगा, ठीक है, ए रेप्टी हो जाएगा। और यहाँ पे कोनार्ड हो जाएगा, ठीक है, कोनार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपर क्रस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, अपर क्रस्ट हो जाएगा। ये लोअर क्रस्ट हो जाएगा, ये अपर मेंटल हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर मेंटल, ठीक है। और यह हमारा आउटर कोर हो जाएगा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये जो आपका जो इनर कोर है वो आपका जो है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो और इसकी जो गहराई है लगभग 6371 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे 6371। और यहाँ पे मेंटल की जो है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और मेंटल और क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है यहीं पे स्टेनोस्फीयर पाए जाते हैं, जहाँ पे भूकंपीय ज्वालामुखी घटनाएं देखने को मिलता है। और प्लेट जो पढ़ेंगे हम, प्लेट्स आगे जो है, तो प्लेट्स भी इसी स्टेनोस्फीयर पर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फिगर यहाँ पे हम आंतरिक संरचना में ड्रा करेंगे, तो इससे हमारा जो है और बेहतर लगेगा आंसर, ठीक है। तो आइए मेंटल को देखते हैं। मेंटल क्या है कि क्रस्ट के नीचे इससे सबसे मोटी परत होती है, इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। और अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखा जाए तो सबसे अधिक भाग इसी का होता है। इसमें सिलिकेट खनिजों से बने होते हैं और ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर पाया जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, सीमा, इसको सीमा भी कहा जाता है, ठीक है। अब आइए कोर देखते हैं। कोर जो है पृथ्वी के सबसे भीतरी परत होता है, यह लोहा और निकल से बना होता है, इसे निफे भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके दो होते हैं, एक आउटर कोर होता है, ठीक है, एक आउटर कोर होगा जो आपका लिक्विड होगा, ठीक है, और जो इनर कोर होगा वो सॉलिड होगा। और मेंटल से यह जो है गुटेनबर्ग से जो है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से अलग होगा। और आउटर और इनर कोर जो है वह लेमैन डिसकंटिन्यूटी से अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। बाहरी कोर जो है लिक्विड में होगा, द्रव अवस्था में, आंतरिक कोर जो है ठोस अवस्था में। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जो है, ठीक है, कोर जो है। कंक्लूजन में लिखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रमुख परतों क्रस्ट, मेंटल, कोर से मिलकर बनी है। इन परतों की संरचना गुण पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी को प्रभावित करती है, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो हम पढ़ते हैं, तो क्योंकि जो अब जब हम बल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आंतरिक बल होते हैं, कुछ बाह्य बल। तो आंतरिक बल को समझना है तो हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में समझना होगा। भूकंप भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी भी पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, प्लेट विवर्तनिकी भी जो है ना। तो इनको अध्ययन के लिए जो है हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझना होगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, भूकंपीय तरंगों के प्रकार, उनकी विशेषताओं को। तो भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जा अचानक मुक्त होती है। यह ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है, जिन्हें भूकंपीय तरंग कहा जाता है। इन तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इनकी तरंगों को अध्ययन करना है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इन तरंगों को देखते हैं। तो जो तरंगें पाई जाती हैं 2 प्रकार की, एक होती हैं बॉडी वेव जिसे भूगर्भिक कहते हैं, ठीक है, भूगर्भिक तरंगे, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा धरातलीय, सरफेस वेव्स कहते हैं, ठीक है, धरातली होता है। तो भूगर्भिक में 2 होता है, एक पी होता है और एक एस। और धरातली में हमको इसको यल वेव्स कहते हैं, लॉन्ग वेव, ठीक है। तो ये 2 तरंगे होती हैं। तो सबसे पहले आइए पी वेव्स को हम लोग देखते हैं कि भूकंप के समय सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे बना भी सकते हैं, ठीक है, भूकंपीय तरंगे कैसे ये मान लीजिए यहाँ पे फोकस हुआ जहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले आपके एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है, एपी सेंटर होता है जहाँ पे सबसे पहले पी वेव्स पहुँचता है, ठीक है। और यहाँ से विभिन्न प्रकार की तरंगे जो है, कोर हो गया, तो यहाँ से निकलती हैं, ऐसे ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पे पी और एस वेव अंदर ट्रेवल करती हैं। तो जो पी वेव्स विशेषता होती है, या ठोस में, द्रव में, गैस, तीनों माध्यम में चल सकती है। और इसकी वेव्स जो है सबसे अधिक होती है। इनकी गति जो है लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
और ये लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य तरंग इसको कहा जाता है। और यह ध्वनि तरंगों की समान होती है, इनकी विशेषताएं ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। और दूसरी जो एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स होता है, यह जो है पी वेव्स के बाद पहुंचता है और केवल ठोस माध्यम से ही जो है तो जो एस वेव्स होता है यह केवल जो है ठोस माध्यम से ही चल सकता है। इनकी गति पी वेव से कम होती है और इनका जो कंपन होता है अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, मतलब ये समकोणीय होती है, ठीक है। तो देखिए जो पी वेव्स होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, वो कणों के जो है समानांतर चलता है इस तरह जो है। तो इन वेव्स के जो है हम फिगर भी बना देंगे, ठीक है। और जो एस वेव्स होता है वह आपका जो है समकोणीय होता है, तो इस तरह चलता है, ठीक है, समकोणीय कणों के जो है समकोण पे चलता है, ठीक है। तो ये जो है जल और प्रकाश और तरंगों की विशेषता इनकी होती है, जैसे उसी प्रकार ये तरंगें होती हैं, जल एवं जो है प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं, ठीक है। और यह जो है आपके ध्वनि तरंगों के समान होता है, ठीक है, इनकी विशेषताएं होती हैं। और यह जो है पृथ्वी के अंदर जो है अवतल जैसे होता है ना, कॉनकेव रूप में चलता है। और जबकि जो यल वेव्स होता है वो कॉन्वेक्स रूप में जो है पृथ्वी की सतह पर चलता है चारों तरफ, सबसे बाद में पृथ्वी पहुँचता है, ठीक है। और यस वेव्स की विशेषता या द्रव माध्यम में नहीं चल पाती है, पृथ्वी के बाहरी कोर द्रव होने का प्रमाण देता है इसका, ठीक है। और जो सतही तरंगे यल वेव्स होता है या पृथ्वी की सतह पर चलता है, इनकी गति कम होती है, धीमी होती है, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होता है। इमारतों, सड़कों, अन्य संरचनाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा विभिन्न प्रकार की तरंगें हुई जो भूकंपी तरंगें जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और अब इनकी हम देखते हैं कि कंक्लूजन में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। भूकंपी तरंगों का अध्ययन वैज्ञानिक पृथ्वी को आंतरिक संरचना, विभिन्न परतों की प्रकृति, भूकंप की तीव्रता को समझने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, निष्कर्ष हुआ हमारा। अब आइए देखते हैं कि चौथा प्रश्न है भूकंप क्या है, इनके कारण की व्याख्या कीजिए। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाला कंपन है जो पृथ्वी के भीतर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा भूकंपी तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है जिससे धरातल हिलने लगता है। भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जो व्यापक जन धन की हानि कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह इंट्रो की शुरुआत होगी हमारी कि भूकंप क्या है कि सतह पर अचानक होने वाला कंपन है, पृथ्वी के भीतर संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से उत्पन्न होता है। यह ऊर्जा भूकंपी तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलता है जिससे धरातल हिलने लगता है, ठीक है। और इसको प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इससे व्यापक जनधन की हानि होती है, ठीक है। तो इस तरह इंट्रो हो जाएगा हमारा। अब इसमें कारणों की हम देखते हैं कि भूकंप किन कारणों से आता है। तो पहला जो कारण होगा तो यहाँ पे हेडिंग हम डाल देंगे, है ना, भूकंप की उत्पत्ति के कारण जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है, हेडिंग इस तरह कर देंगे। फिर देखिए पहला क्या है, टेक्टोनिक गतिविधियाँ हैं कि टेक्टोनिक की वजह से प्लेटें मूव करती हैं, है ना, कि जो हमारा स्थलीय भाग है वह प्लेटों पर है जिसकी वजह से क्या है कि प्लेट मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से भूकंप ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे की दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं, है ना, जिन्हें विनाशी प्लेट कहते हैं, और कुछ एक दूसरे से जो है दूर जा रही हैं जिन्हें जो हम निर्माणकारी प्लेट कहते हैं, ठीक है। और कुछ एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं, तो इसकी वजह से जो है उसमें ऊर्जा विमुक्त होता है जिससे भूकंप आता है। फिर ज्वालामुखी गतिविधियाँ, ज्वालामुखी से मैग्मा ऊपर उठने से धरातल पर कंपन आता है क्योंकि संवहन तरंगें धक्का देती हैं, तो जो मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है तो चट्टानों को भी कंपन कर देता है, तो ज्वालामुखी से भी भूकंप आता है। फिर भ्रंश और फाल्ट, चट्टानों में अत्यधिक दबाव पड़ने से टूट जाती हैं, खिसक जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को भ्रंश कहते हैं जो भूकंप के महत्वपूर्ण कारण है। फिर मानवजनित कारणों में जैसे खनन कार्य हुआ, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, भूमिगत विस्फोट, परमाणु परीक्षण, इन सब कारण जो है इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। फिर भूस्खलन हुआ, भूमिगत गुफाओं का ध्वंस होना, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े भूस्खलन, भूमिगत गुफाओं के धंसने, इन सबसे भी छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि भूकंप पृथ्वी की आंतरिक टेक्टोनिक गतिविधियों का परिणाम है। वैज्ञानिक भूकंपीय अध्ययन के माध्यम से इसके कारणों को समझकर इसके प्रभावों को कम करने के उपाय विकसित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने भूकंप को देखा कि भूकंप क्या है, ठीक है, और भूकंप के जो है कारण देखें। बाकी यहाँ पे अगर हम कुछ फिगर भूकंप को बनाना चाहें तो यहाँ पे एक फिगर हम बना सकते हैं, ठीक है, कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है। ये फिगर हर जगह हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला इसको, ठीक है। तो एक फिगर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि भूकंप के प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भूकंप की क्रिया विधि नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी एक फिगर हम यहाँ पे यही वाला डाल देंगे, ठीक है। तो इससे जो है हमारा जो है और आंसर बेहतर लगेगा। तो देखिए भूकंप के प्रभाव, सबसे पहले भूकंप की हम व्याख्या करेंगे कि भूकंप क्या है। पृथ्वी की सतह पे
अचानक कंपन है जो पृथ्वी के अंदर संचित ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालता है। अब इसके प्रभाव को देखते हैं। इससे व्यापक जनधन की हानि होती है। भूकंप से भवनों, पुल, सड़क गिर जाते हैं, है ना, जिससे आर्थिक नुकसान, जनहानि के नुकसान, भवनों आधारभूत संरचनाओं का विकास जैसे मकान, अस्पताल, विद्यालय, सड़कें, संचार नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन से जो है भूस्खलन हो जाते हैं भूकंप की वजह से, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप के कारण चट्टानें मिट्टी खिसकती हैं, इससे सड़कों बस्तियों का प्रभावित होता है। फिर सुनामी भूकंप की वजह से आते हैं समुद्रों में, है ना, इससे विशाल समुद्री लहरें उत्पन्न होती हैं, तटीय क्षेत्रों पर भारी विनाश लाती हैं। भू में दरारें और भू आकृतिक परिवर्तन होता है ना। तो ये सब जो है इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। आग लगना, गैस रिसाव। कंक्लूजन में लिखेंगे कि भूकंप के प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत गंभीर हैं। इसलिए भूकंप रोधी भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन, जन जागरूकता के माध्यम से इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं, भूकंप रोधी भवन बनाएं, आपदा प्रबंधन करें, जन जागरूकता को फैलाएं। जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, है ना, जैसे जो भूकंपी जोन देखते हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक पे जो है बने हुए हैं सीमाओं पर, वहाँ पे थोड़ा सा भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाए, वहाँ पे बहुत सघन बस्तियों का विकास न किया जाए। ठीक है, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी और इसके प्रकार देखते हैं। ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान होता है जहाँ से पृथ्वी के अंदर का मैग्मा, राख, गैस, चट्टान जो है बाहर निकलते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर पहुँचते तो उसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर भी हम बना देंगे। ठीक है, फिगर यहाँ पे होगा हमारा कि कैसे जो है, ठीक है, ये जो है ज्वालामुखी का हम बना देंगे कि कैसे जो है यहाँ से भूकंप और ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। ठीक है, तो ये फिगर हम ड्रा कर देंगे और देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। तो सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी जिससे वर्तमान में सक्रिय है, समय समय पर विस्फोट होता रहता है, लावा, गैस, राख निरंतर निकलता रहता है। एग्जाम्पल में हम देख माउंट एटना है। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत हैं लेकिन भविष्य में सक्रिय हो सकते हैं। इनसे कभी कभी हल्की गतिविधि देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है ज्वालामुखी जो है एक बार उद्गार होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक शांत रहते हैं, लेकिन भविष्य में उद्गार की संभावना इनसे बनी रहती है। ठीक है, और एक तीसरा प्रकार होता है मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वे ज्वालामुखी जिनमें अब कोई ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होगी, एक बार उद्गार होने के बाद उसमें पुनः जो है उद्गार होने का संभावना नहीं रहता है, तो इसलिए मृत ज्वालामुखी को कहा जाता है, जैसे माउंट पोपा है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो फिर निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण परिणाम है। इनके अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट विवर्तन की भूवैज्ञानिक गतिविधियों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम इंट्रो में डिफाइन करेंगे ज्वालामुखी क्या होता है, फिर प्रकार देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे। अब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एवं प्रभाव। देखिए, जब ज्वालामुखी, भूकंप कुछ भी आए तो सबसे पहले हम डिफिनीसन लिखेंगे। ठीक है, तो डिफिनीसन या इंट्रो से शुरुआत करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट और प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतर मैग्मा, गैस, राख, चट्टानी पदार्थ अचानक पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलता है। पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता और प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है। ठीक है, तो जैसे कारण पूछे, प्रभाव पूछे, विशेषता पूछे, ठीक है, महत्व पूछे, लाभ और हानियाँ पूछे, प्रभाव, तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पूछा गया तो डिफिनीसन से शुरुआत करते हैं, इसी को हम इंट्रो पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कारण को देखेंगे ज्वालामुखी के। तो ज्वालामुखी का कारण क्या है, प्लेट विवर्तन की, जिसमें हमने देखा विभिन्न प्लेटें होती हैं जो उनका मूवमेंट होता है। कुछ प्लेटें आपस में आएंगी नज़दीक, है ना, इन्हें विनाशी प्लेट कहते हैं, जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होती हैं। कुछ दूर जाएंगी जहाँ दरारी उद्गार होगा, जहाँ दरारी प्रकार ज्वालामुखी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ज्वालामुखी विस्फोट जो है प्लेट विवर्तनिकी से होता है। मैग्मा का दबाव, पृथ्वी के अंदर मैग्मा और गैसों का दबाव बढ़ने से विस्फोट होता है। तापमान, दबाव में परिवर्तन, है ना, बढ़ने से भी होता है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक तापमान और दबाव चट्टानों को पिघलाता है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। गैसों के संचय से मैग्मा में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड विस्फोट को तीव्र बनाती हैं। अब इनका प्रभाव हम देखते हैं। कारण देख लिए, प्रभाव क्या होगा कि व्यापक जन धन की हानि होगी, पर्यावरण प्रदूषण होगा विभिन्न प्रकार के राख, गैसों के निकलने से। और किसी पर प्रभाव देखेंगे कि लावा फसलों को नष्ट कर सकता है, बाद में मिट्टी उपजाऊ बन जा, नई स्थलाकृतियों के निर्माण, ज्वालामुखी पर्वत, लावा पठार द्वीप बनते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष के तौर पर देखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव विनाशकारी होने के साथ साथ रचनात्मक भी होते हैं। यह पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सकारात्मक और नकारात्मक, जब भी प्रभाव पूछा जाएगा तो प्रभाव में हम सकारात्मक, है ना, तो प्रभाव को इस तरह हम लिखेंगे कि इसको जो है एक सकारात्मक के तौर पे देखा जाएगा, है ना।
इसको सकारात्मक प्रभाव के तौर पे और एक नकारात्मक प्रभाव के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी कारण पूछा जाता है तो कारणों में हम किसी भी चीज़ का कारण अगर पूछा जाए तो उसमें हम प्राकृतिक कारण, अधिकतर कुछ प्राकृतिक कारण और कुछ मानवजनित कारण होता है, ठीक है। तो इनसे हम शुरुआत करेंगे। हेडिंग जो है हमारा, इससे क्या होगा कि आंसर जो है ऑथेंटिक बेहतर लगेगा। और जैसे इसमें ज्वालामुखी पूछा गया है तो एक फिगर इसको हम जो है बिना कहे जो है इस तरह हम कर देंगे कि हमारा ये भूकंप है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। अब 8वां जो प्रश्न है, किससे निर्मित जो ज्वालामुखी से स्थलाकृतियाँ हैं उनको देखेंगे। देखिए, ज्वालामुखी गतिविधियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृति न केवल भौगोलिक रूपरेखा को आकार देती हैं, बल्कि पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं, प्लेट विवर्तनिकी के अध्ययन में महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो ज्वालामुखी उद्गार से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसमें तो उतना डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन हम जैसे आंतरिक होती हैं, है ना, जिसमें सिल, डाइक, बैथोलिथ, लाइकोलिथ, जब हम चट्टान पढ़ते हैं उसमें भी होता है ना कि पृथ्वी के अंदर जो है जमकर जब मैग्मा चट्टानों को रूप ले लेता है तो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो एक आंतरिक स्थलाकृतियाँ बनती हैं, एक बाह्य स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो बाह्य में जैसे हम देखेंगे कोन है ना, क्रेटर है, कैल्डर है ना। तो ये सब बाह्य स्थलाकृतियाँ होती है। लावा पठार हुआ, है ना। तो ये सब जो है विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें हम आंतरिक और बाह्य स्थलाकृतियों को दिखाएंगे। और इसमें जो मुख्यतः आंसर दिया गया है या आपके बाह्य स्थलाकृतियों को दिया गया, लेकिन आंतरिक स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है, ठीक है। जिसमें सिल है जो एक क्षैतिज रूप में होती हैं, डाइक हैं जो खड़े रूप में, फिर बैथोलिथ हैं, लाइकोलिथ है, फैकोलिथ है, इस तरह आंतरिक होती हैं। अब बाहरों में जैसे शंकु का निर्माण होता है इस तरह, ठीक है, ज्वालामुखी से, है ना। क्रेटर का निर्माण होता है यहाँ पे जहाँ से उद्गार होता है। जब इसी का रूप बड़ा हो जाता है, काल्डर हो जाता है, जल भर जाता है, इसी क्रेटर झील कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। फिगर बना देंगे और लिखेंगे, और फिर आंसर कंक्लूजन में लिखेंगे कि ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं की झलक प्रदान करती हैं। न केवल प्राकृतिक सुंदरता और भू आकृतिक विविधता को बढ़ाती हैं, बल्कि उपजाऊ मिट्टी, खनिज संसाधन, भू अश्मी ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर होगा। अब लास्ट 9वां प्रश्न देखते हैं कि प्लेट विवर्तन की ज्वालामुखी भूकंप के संबंध जो है, तो पृथ्वी की स्थलीय जो स्थलमंडल है वो प्लेट जो है सदैव गतिशील रहती है ना। स्थलमंडलीय प्लेट, इनकी गति आपसी टकराव करने पृथ्वी की सतह पर भूकंप ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं। इनको प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। तो इंट्रो शुरुआत ऐसा करेंगे कि जो प्लेट विवर्तनिकी है, ज्वालामुखी और भूकंप के साथ कैसा संबंध इनका है कि जो स्थलीय प्लेट है वो मूवमेंट करती हैं, स्थिर नहीं है, ठीक है। इनकी वजह से क्या है कि आपसी टकराव होता है प्लेटों में, तो इसकी वजह से ज्वालामुखी भूकंप की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो प्लेट विवर्तनिकी है जो स्थलीय भाग है हमारा, वो विभिन्न प्लेटों से बना हुआ है, जो दृढ़ भूखंड है पृथ्वी का, जैसे क्रस्ट है ना, ऊपरी क्रस्ट और आपका और ऊपरी मंडल कई ठोस प्लेटों में बना हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मुख्य प्लेटें 7 मुख्य प्लेट हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट, है ना। तो ये क्या है, आपस में गतिशील रहते हैं, कुछ दूर हैं जा रहे हैं, कुछ आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, कुछ दूर जा रही हैं, ठीक है। जैसे अटलांटिक महासागर में देखेंगे कि वहाँ मिड ओशियनिक रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दूर जा रही हैं प्लेटें, तो यहाँ पे मैग्मा का जमा होके, ठीक है। तो इस तरह जो है दूर जाने से जो है वहाँ पे अलग स्थल के निर्माण होगा, आपस में जब टकराएंगी तो वहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप होगा, है ना। तो इससे जो है प्लेटों के टकराव के, प्लेटों के दूर जाने से और एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने से जो है ज्वालामुखी और भूकंप को जो है एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है, कि कुछ प्लेटें जो है एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ज्वालामुखी गतिविधियों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह एक निर्माण वो कर देंगे। और दूसरा जो होगा हमारा, दूसरा यहाँ पे विपरीत दिशा में दिखा देंगे कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे अटलांटिक रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दरारी दुगर ज्वालामुखी आ रही हैं, ठीक है। तो जो विनाशी प्लेट होता है जहाँ पे एक दूसरे से टकराती हैं प्लेटें, है ना, वहाँ पे जो है अधिक ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलता है, जबकि जो दूर जाते हैं वहाँ पे कम देखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे कम देखा जाता है, वहाँ पर भी दिखेगा लेकिन उतना सक्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। और एक प्लेट होता है जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह जो है प्लेटों से भूकंप ज्वालामुखी का हम देखते हैं। अब इनके लाभ और हानियाँ देखते हैं ज्वालामुखी के। तो ज्वालामुखी के इंट्रो में वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखते आया है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर मैग्मा, गैस, राख,
उत्सर्जन का प्राकृतिक परिणाम है। प्राकृतिक घटनाएं विनाशकारी भी हो सकती हैं, लाभकारी भी हो सकती हैं, है ना। तो ज्वालामुखी के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। तो लाभ और हानियाँ में लाभ क्या होगा कि मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, ज्वालामुखी राख और लावा से विभिन्न प्रकार खनिजों की प्राप्ति हो जाएगी। कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ, क्योंकि जो बेसाल्टिक जो काला जो हम काली मिट्टी पढ़ते हैं तो बेसाल्टिक लावा से ज्वालामुखी से निर्मित होती है। विभिन्न प्रकार खनिज संसाधनों जैसे ज्वालामुखी क्षेत्र में सोना, चांदी, तांबा जैसे खनिज पाए जाते हैं। भू ऊष्मीय ऊर्जा या जियो थर्मल एनर्जी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ज्वालामुखी क्षेत्र में भू ऊष्मीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त होती है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, गर्म पानी के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है। पर्यटन और प्राकृतिक परिदृश्य के लिए भी ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल विकसित होते हैं। अब इनकी हानियों की बात करें तो जन हानि, संपत्ति की हानि, लावा, राख, गैस आपस के नष्ट कर सकती हैं, है ना। पर्यावरण प्रदूषण होता है विभिन्न गैसों से। भू-आकृतियों का नुकसान होता है, लावा प्रवाह से भूस्खलन, भूमि का धंसाव होता है। फिर कृषि और जल स्रोतों पर प्रभाव इसका देखा जा सकता है। ठीक है। तो इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं, जल स्रोत जो है प्रदूषित हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारा प्रभाव, लाभ और हानियों को देखेंगे। और यहाँ पर भी एक फिगर हम ड्रा कर देंगे। ठीक है। ये फिगर हमारा होगा। ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे एक फिगर बनाया जा सकता है। अब इसका हम कंक्लूजन देखेंगे कि ज्वालामुखी विनाशकारी होने के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी, है ना, उपजाऊ मिट्टी, खनिज संसाधन, ऊर्जा स्रोत भी प्रदान करते हैं। इसलिए लाभ और हानियों को समझकर सतर्कता और आपदा प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 जो क्लास 11th का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और काफ़ी डिटेल से, इतना विस्तृत जो है आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है। तो अगर यह पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच हमारा बेहतर लग रहा हो और काफ़ी कुछ अगर आपको इससे सीखने को मिल रहा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमको उत्साह मिले, हम और अधिक से अधिक क्रिएटिविटी के साथ आपके सम्मुख जो है ला सकें, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम, सभी के लिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा TDS एकेडमी है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को कमेंट करें, कुछ सुधार की गुंजाइश हो, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए।